मैं आशीष पाठक, प्रवक्ता नेशनल इंटर कॉलेज तहसील फतेहपुर बाराबंकी, अपने सभी प्रिय विद्यार्थियों का भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, विद्युत धारा का ये अध्याय हम लोग इसके पूर्व 3 कक्षाओं से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, और आज इसके चतुर्थ भाग को लेकर मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले एक बार पूर्वालोकन करते हैं कि जिन बातों को अभी तक हम सब ने इस विद्युत धारा के अध्याय में जान लिया है, उनसे एक बार जल्दी से जुड़ते हैं और फिर आज आगे की कक्षा में प्रारंभ करूंगा। तो हम लोगों ने अभी तक ओम का नियम, विद्युत धारा की परिभाषा, साथ ही साथ प्रतिरोधकता, और जो इसके पूर्व कक्षा थी उसमें हमने कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव और प्रतिरोधक वर्ण कोड, इनको प्रमुख रूप से जाना। हमने अपवाह वेग भी जान लिया है, गतिशीलता को भी जान लिया है, चालकता को भी जान लिया है। तो आज हम लोग कुछ नए शीर्षकों के साथ इस कक्षा में जुड़ेंगे और कुछ नए शीर्षकों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किस शीर्षक से आज जुड़ने वाले हैं और किन से हमको अपनी बात शुरू करनी है। तो आज के जो शीर्षक हैं उनमें आप देखेंगे सबसे पहले विद्युत ऊर्जा, शक्ति, प्रतिरोधकों का संयोजन। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और प्रतिरोधकों के संयोजन में श्रेणी संयोजन जो है उसके बारे में आज हम जानेंगे और उसी के साथ आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। और फिर अंत में आपके लिए अभ्यास के लिए एक कार्य आपको मैं दूंगा, एक प्रश्न दूंगा जिसे आप घर पर अभ्यास करेंगे। तो आज इसी क्रम में हम लोग इस कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। आपकी तैयारी और मेरी तैयारी पूरे मन से है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को अपने प्रथम शीर्षक के साथ, जो कि है विद्युत ऊर्जा और शक्ति। तो इस शीर्षक के प्रारंभ में विद्यार्थियों आइए एक चालक AB पर विचार करते हैं। और ये चालक AB ऐसा है कि इसमें A से B की ओर I, कैपिटल I से, जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और A पर विद्युत विभव VA है, B पर विद्युत विभव VB है। अगर A पर विद्युत विभव VA, B पर विद्युत विभव VB हो, और एक बात, जो कि विद्युत धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है, तो निश्चित रूप से VA इज ग्रेटर देन VB होगा। A सिरे पर विभव उच्च होगा, B पर कम होगा कंपैरेटिवली। यहाँ VA इज ग्रेटर देन VB इसीलिए मैंने लिखा। तो AB जो चालक है, इसके सिरों का विभवांतर V क्या होगा? वो होगा VA माइनस VB, और निश्चित रूप से ये V भी धनात्मक होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि VA इज ग्रेटर देन VB मैंने आपको बताया है। अब इस विभवांतर को हमने जान लिया। अब आइए बात करते हैं काल अंतराल या एक समय अंतराल डेल्टा टी की। एक समय अंतराल डेल्टा टी में A से B की ओर चले गए आवेश की मात्रा डेल्टा Q क्या होगी? डेल्टा Q आवेश की वह मात्रा है जो डेल्टा T समय अंतराल में A से B की ओर चली जाती है। तो निश्चित रूप से परिभाषा अनुसार ये होगी I डेल्टा T, डेल्टा Q बराबर I डेल्टा T होगी। हमको ये भी पता चल गया। अब पुनः हम बात करते हैं कि A, जो हमारा बिंदु A है, उस पर आवेश Q, जो आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा A पर क्या होगी? QVA, और जो B बिंदु है, जो B पर स्थितिज ऊर्जा है, वो होगी QVB। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, निश्चित रूप से इसको हम दिखा देते हैं डेल्टा U पोटेंशियल से। और आप जानते हैं इस तरीके का परिवर्तन हम कैसे ज्ञात करते हैं? अंतिम स्थितिज ऊर्जा में से प्रारंभिक घटा देंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो डेल्टा U पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा डेल्टा Q, अंदर हमारे पास आएगा, देखिए यहां पर इसको हमको ध्यान से देखना है, अंतिम VB माइनस
VA। और अब आप देखें यहां से, अगर आप ध्यान देंगे विद्यार्थियों, तो हम यहां से देखेंगे कि VA माइनस VB ग्रेटर देन 0 था, धनात्मक था, यहां VB माइनस VA है। तो निश्चित रूप से हमको जो ये मान यहां प्राप्त होगा वो आ जाएगा माइनस डेल्टा Q, और हमारे पास क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अब V हमने पास पता है डेल्टा Q बराबर I डेल्टा T है, तो इसका कुल मान जो हमको डेल्टा U पोटेंशियल आएगा, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये निश्चित रूप से हमको मिलेगा माइनस IV डेल्टा T। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमको क्या पता चल गया, ये हमको पता चल गया स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हमने जान लिया, ये धारा I है, V विभवांतर है AB के सिरों को, और डेल्टा T समयांतराल है, वो समयांतराल जिसमें आवेश डेल्टा Q A से B की ओर चलता है। अब हम बात करते हैं कि यदि आवेश जो है वो चालक के भीतर बिना संघट्ट किए गतिमान हो, आवेश चालक के भीतर बिना संघट्ट किए गतिमान हो, तो उनकी गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित होगी विद्यार्थियों। अब गतिज ऊर्जा क्यों परिवर्तित होगी, जिससे कि जो समस्त ऊर्जा है वो अपरिवर्तित रहे। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हमने पढ़ा है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से गतिज ऊर्जा भी परिवर्तित होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, जिससे कि समस्त ऊर्जा अपरिवर्तित बनी रहे। तो जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा डेल्टा की, वो कितना हो जाएगा, वो निश्चित रूप से माइनस U माइनस डेल्टा U पोटेंशियल के बराबर होगा, जो हमारा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के प्राप्त होगा वो हो जाएगा IV डेल्टा T। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। अब हमने यहां से क्या प्राप्त कर लिया, हमने न केवल स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन प्राप्त कर लिया, बल्कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन भी प्राप्त कर लिया। अब देखिए विद्यार्थियों, जो चालक है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त, अगर हमारे पास चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अगर मुक्त रूप से आवेश गतिमान रहे, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त होकर आवेश गतिमान रहे, तो क्या होता, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का प्रभाव से मुक्त रूप से गतिमान है। लेकिन हमको ये पता है, हमने इसके पहले जब पढ़ा था तो हमको पता है कि सामान्य रूप में चालक के भीतर आवेश त्वरित गति से गमन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, आपको हमने बताया था कि त्वरित गति से गमन नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर एक अपरिवर्ती ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग जिसको मैंने कहा था, हाँ बिल्कुल सही, तो उस अपवाह वेग से चलते हैं। वहां पर त्वरित गति उनकी होती नहीं है, एक अपरिवर्ती अपवाह वेग से चलते हैं। और ये जो होती है, ये पारगमन की अवधि में क्यों होता है, ये पारगमन की अवधि में आयन और परमाणुओं के संघट्ट यानी कि कोलिजन के कारण होता है। जब कोलिजन होता है, जब संघट्ट होता है, तो उस समय क्या होता है, संघट्ट के समय या कोलिजन के समय आवेशों के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो परमाणुओं के साथ आपस में बांट ली जाती है, साझा कर ली जाती है। अब वो ऊर्जा परमाणुओं के साथ साझा कर ली गई और परमाणु ज्यादा प्रबल रूप से कंपन करते हैं, ज्यादा प्रबल रूप से वो कंपन कर रहे होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। तो वास्तव में अगर हम देखें, यहां पर इस पूरी प्रक्रिया से निष्कर्ष निकला कि अगर वास्तविक चालक में समय अंतराल डेल्टा T में ऊष्मा के रूप में, चूंकि हमने बताया परमाणु कंपन करने के कारण गर्म हो रहे हैं, तो वास्तविक चालक में डेल्टा T समय में ऊष्मा के रूप में जो क्षयित ऊर्जा है, जो ऊष्मा के रूप में क्षय हुई ऊर्जा है, उस क्षयित ऊर्जा का परिमाण या मैग्नीट्यूड डेल्टा W बराबर कितना होगा विद्यार्थियों, वो होगा IV डेल्टा T। ये हमारे पास वास्तविक रूप से चालक में डेल्टा T समय अंतराल में ऊष्मा के रूप में क्षयित ऊर्जा का परिमाण या मैग्नीट्यूड है। अब आप देखें, जो एकांक समय है, इकाई समय है, इकाई समय में क्षयित ऊर्जा क्या होती है, एकांक समय में क्षयित ऊर्जा ही कहलाती है क्षयित शक्ति। तो जो क्षयित शक्ति है, क्षयित शक्ति जिसको हम T से अगर कहते हैं, वो होगा एकांक समय में क्षयित ऊर्जा, अर्थात डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। तो जो क्षयित शक्ति P हमारे को जिससे हम डिनोट कर रहे हैं, वो हमको क्या प्राप्त हो गई, आप देखेंगे अगर यहां पे मान रखेंगे IV हमको प्राप्त हो गई क्षयित शक्ति। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 से दिखा सकते हैं। तो हमको ये क्षयित शक्ति प्राप्त हो गई। अच्छा, अब आप विद्यार्थियों फिर से ध्यान दीजिए,
ओम के नियम पर ध्यान दीजिए। ओम का नियम आपको याद होगा, निश्चित रूप से बताएं। ओम के नियम में विभवांतर, धारा और प्रतिरोध में क्या संबंध था? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, V = IR। अगर इस समीकरण को, इस ओम के नियम के संबंध का उपयोग हम यहाँ पे करें तो आप देखिए हमको क्या मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर V की जगह IR की वैल्यू पुट करें तो P = आ जाएगा I²R। ये हमको एक संबंध प्राप्त हो जाता है, इसको हम संबंध 4 लिख दें। और इसी के साथ अगर यहाँ पर हम मान रखते हैं, यहाँ पर इस संबंध में हम I का मान रखते हैं V/R, तो P बराबर एक और संबंध हमको मिलता है V²/R। एक और हमको संबंध मिल जाता है, इसको हम संबंध 5 लिखते हैं। इस प्रकार से हमने क्षैतिज शक्ति के 3 संबंध यहाँ पर देखे, P = IV, P = I²R, P = V²/R। यहाँ पर R प्रतिरोध के चालक जिसमें I धारा बह रही है, यह क्या है? I धारा जिस R प्रतिरोध में बह रही है उसमें होने वाली शक्ति है, या जिसको हम ओमी क्षय है, ये वो हमने प्रदर्शित किया है। यहाँ पर अलग अलग संबंध, अलग अलग हमारे पास जो राशियां हैं उनके पदों में हमने यहाँ पर व्यक्त कर दी हैं। तो इस प्रकार से हमने क्षय शक्ति को ज्ञात कर लिया। अब एक प्रश्न विद्यार्थियों मन में आता है कि ये शक्ति आती कहां से है? ये जो क्षय हो रही शक्ति, ये आती कहां है, कहां से आ रही है? तो विद्यार्थियों हम जानते हैं कि किसी भी चालक में, ये मैंने सबसे पहला व्याख्यान जो विद्युत धारा का आप लोगों को दिया था तो उसमें एक बात चर्चा की थी हल्की सी, तो मैं वही बात फिर से यहाँ से कह रहा हूँ कि हम जानते हैं कि किसी चालक में स्थायी धारा का प्रवाह बनाए रखने के लिए हमें एक बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। और स्पष्ट रूप से यही जो बाह्य स्रोत है जिसको इस शक्ति की आपूर्ति करनी चाहिए। जो मैंने प्रश्न किया था कहां से आती है शक्ति, तो यही बाह्य स्रोत है जिसको इस शक्ति की आपूर्ति करनी चाहिए। जो एक परिपथ आपको चित्र में नजर आ रहा है, विद्युत सेल के साथ जो सरल परिपथ नजर आ रहा है, इसमें सेल की जो हमारी केमिकल एनर्जी है, रासायनिक ऊर्जा है, वो जब तक इस शक्ति की आपूर्ति कर सकती है, करती है। इस प्रकार से हमको इस प्रश्न का भी जवाब मिल गया कि ये शक्ति आती कहां है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास संबंध हमने देखे हैं, इनमें शक्ति के लिए जो भी व्यंजक हमको प्राप्त हुए हैं, इन सब में हमको एक चीज पता चलता है कि किसी भी प्रतिरोधक R में जो क्षैतिज शक्ति है वो चालक में प्रवाहित धारा और उसके सिरों पर आरोपित वोल्टता पर किस प्रकार से निर्भर करती है, ये हमने यहाँ पर देखा है। चालक में प्रवाहित धारा और उसके सिरों की वोल्टता पर जिस प्रकार से क्षैतिज शक्ति निर्भर करती है, वो हमारे संबंध 3, 4 और 5 से स्पष्ट होता है। अब आप देखिए ये जो हमारे संबंध है P = I²R, P = V²/R, इन सभी का जो शक्ति संचरण है, विद्युत के शक्ति संचरण में, पावर ट्रांसमिशन जिसको हम कहेंगे, तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन में इन सबका बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। विद्युत शक्ति का जो संचरण होता है बेटा, वो कैसे होता है? विद्युत शक्ति का संचरण पावर स्टेशन से घरों में या कारखानों में किया जाता है। और कैसे होता है? संचरण केबल होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, ट्रांसमिशन केबल्स होते हैं जिनके द्वारा किया जाता है, जो कि जहां पावर स्टेशन है उससे सैकड़ों मील दूर हो सकते हैं। ये घर या कारखाने जो हमारा पावर स्टेशन है सैकड़ों मील दूर हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये जरूर चाहेंगे कि पावर स्टेशन से डोमेस्टिक या घरों में जो लाइन जा रही है या कारखानों को जो संचरण केबल जोड़ रहे हैं, उसमें होने वाला शक्ति का क्षय मिनिमम हो, न्यूनतम हो। हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि उन केबल्स में होने वाले शक्ति के क्षय को हम न्यूनतम कर सकें। अब आइए हम ये जानें कि हम सफल कैसे हो सकते हैं। इस बात में हम कैसे सफल हो सकते हैं कि जो पावर स्टेशन से केबल शक्ति को ले जा रहे हैं घरों तक, कारखानों तक, उनमें हम शक्ति के क्षय को न्यूनतम कर पाए, इसको कैसे करेंगे? तो आइए हम लोग विचार करते हैं एक युक्ति, एक डिवाइस R पर। एक डिवाइस R पर विचार करते हैं जिसमें RC, देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा, ये RC प्रतिरोध वाले संचरण केबल से होकर कैपिटल P शक्ति को हमको पहचाना है। इस P शक्ति को, इस RC जो हमारे पास प्रतिरोध वाले संचरण केबल का प्रतिरोध RC है, इससे होकर P शक्ति को पहुंचाना है और जिसका अंतिमतः लास्ट में इसका क्षय होना है, क्षयित होनी है, ये शक्ति P क्षयित होनी है। यदि ये जो हमारा R है, R के सिरों की वोल्टता क्या हो? V हो। R के सिरों की वोल्टता V हो और इससे प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तो क्या होगा? तो हमको अभी हमने यहां संबंध देखा था, तो P बराबर हो जाएगा
वी आई। ये संबंध हम देख चुके हैं संबंध 3 से, P बराबर वी आई हो जाएगा, निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। अब पावर स्टेशन से युक्ति को, यानी कि युक्ति जिसको हमने आर कहा, संयोजित करने वाले जो तार हैं उनका प्रतिरोध परिमित है। परिमित है, कितना परिमित है? आरसी है, आपने देखा उनका प्रतिरोध परिमित आरसी है। और जो संयोजन तार है जिनकी मैंने बात की थी, केबल संयोजन केबल हैं, उसमें ऊर्जा का क्षय जो है वो पीसी है, हमने मान लिया। उसमें ऊर्जा का क्षय कितना है? पीसी है, जो कि ये ऊर्जा व्यर्थ क्षय होती है, ये व्यर्थ हो जाती है, व्यर्थ व्यय हो जाती है। तो अगर पीसी का मान हमको निकालना हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर इस सूत्र का उपयोग करें तो पीसी बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आरसी। पीसी स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर आरसी, इसको हम संबंध 6 कह सकते हैं। अब विद्यार्थी यहां पर देखें, हम फिर से यहां पर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे सूत्र को। यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारे पास आई स्क्वायर का मान हम यहां से रखना चाहें तो आई का मान क्या हो जाएगा? वी, हमने अभी आपको बताया कि P बराबर वी आई होता है। अगर यहां से हम आई का मान निकालें तो आई बराबर हो जाएगा P बाई वी। तो यहां पर अगर हम मान रखें आई का मान तो हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और ऊपर आरसी हमारे पास है। तो पीसी इक्वल टू हमारे पास आया पी स्क्वायर आरसी बाई वी स्क्वायर। आपने देख लिया, इसको हम संबंध 7 मान लेते हैं। अब क्या है? अब यहां ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है आपके पास कि इसका अर्थ है कि शक्ति P की किसी युक्ति को संचालित करने के लिए संयोजक तार में शक्ति का जो अपव्यय है, शक्ति का अपव्यय क्या है? पीसी। पीसी किसके व्युत्क्रमानुपाती है? वी स्क्वायर के। आप देखेंगे पीसी व्युत्क्रमानुपाती है वी स्क्वायर की। पी शक्ति P की किसी युक्ति को संचालित करने के लिए संयोजक तार में शक्ति अपव्यय वी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि वोल्टेज जितनी ज्यादा होगी शक्ति का अपव्यय उतना ज्यादा होगा। अब आप देखिए, शक्ति का अपव्यय वोल्टेज जितना ज्यादा होगी उतनी कम होगा। यहाँ पर ध्यान देखिए, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि वोल्टेज जितनी बढ़ा देंगे उतना ही शक्ति का अपव्यय घट जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ आप देखिए पावर स्टेशन से, इसीलिए जो संचरण केबल होती है जो सैकड़ों मील लंबी होती है और उनका प्रतिरोध जो आरसी मैंने आपको बताया वो भी काफी अधिक होता है, उसमें जो हम क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो व्यर्थ हो रही शक्ति क्षय जो हो रहा है उसको मिनिमाइज करें, न्यूनतम करें। तो क्या करते हैं? अगर शक्ति क्षय को कम करना है, मिनिमाइज करना है, तो वी को बढ़ाना होगा। तो उसमें बहुत वृहद वोल्टता वी पर विद्युत धारा प्रवाहित करती है। आपको बात समझनी चाहिए। इसका मतलब पावर स्टेशन से जो केबल ले जा रहे हैं शक्ति को घरों तक, कारखानों तक, उसमें हम वी को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं जिसके कारण शक्ति क्षय पीसी घट जाए। और आप इस चीज को देख भी सकते हैं, सामान्य तौर पर आप जब आबादी से दूर हटे तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन हमारी होती है, ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं, इनमें खतरे का निशान बना हुआ होता है और इनमें बहुत उच्च वोल्टता पर हमारे पास ये हमारी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। तो आप देखेंगे कि उस पर खतरे का निशान इसीलिए बना हुआ होता है कि वहां पे वोल्टता जो है बहुत उच्च होती है, बहुत उच्च वोल्टता पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। उनको आपने बड़े आपने देखा होगा बड़े से पोल टाइप के बने हुए होते हैं जिन पर से वो ट्रांसमिशन लाइंस गुजरती है। और अब ये जब ट्रांसमिशन लाइन घर तक पहुंची तो चूंकि उनकी वोल्टता बहुत उच्च है, अब हम उनको इतनी उच्च वोल्टता की विद्युत धारा है और उसको हम घर पे तो यूज कर नहीं सकते, वो खतरनाक हो सकता है। इसीलिए विद्यार्थियों उस घरों में पूर्व यूज करने के पहले हम ट्रांसफार्मर लगा होता है, आप जानते हैं हर कॉलोनी में हर जगह पर आपको ट्रांसफार्मर मिलेंगे। ट्रांसफार्मर ऐसी वोल्टता में उसको परिवर्तित कर देता है जो हमारे घरों में प्रयोग के लिए सुगम हो। ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम आगे एक अध्याय में पढ़ेंगे, प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम लोग इसको विधिवत ध्यान से पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि वो ट्रांसफार्मर अपचायी ट्रांसफार्मर होते हैं, इसको हम लोग आगे डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि विद्युत ऊर्जा और शक्ति का पूरा जो प्रकरण है वो किस प्रकार से संचालित होता है। अब हम लोग आगे अगले शीर्षक की ओर अपने पढ़ेंगे और जिसमें हमको जानना है प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि श्रेणी संयोजन आज हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन की ओर। तो विद्यार्थियों प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन पर आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि प्रतिरोधों को कब श्रेणी में संयोजित कहा जाता है। तो दो प्रतिरोधों को हम श्रेणी में संयोजित कहते हैं जब उनका केवल एक अंत्य बिंदु संयोजित हो। आप चित्र में देख सकते हैं प्रतिरोध R1 और R2 श्रेणी में संयोजित है, उनका एक अंत्य बिंदु संयोजित है, इसलिए वो श्रेणी संयोजन में कहे जा सकते हैं। और अगर तीसरा प्रतिरोध R3 हम लें और उसको R1 और R2 के साथ उसी क्रम में जोड़ दें तो ये तीनों प्रतिरोध R1, R2 और R3
उसके बाद चित्र में देख सकते हैं। इस परिभाषा का उपयोग करके हम अनेक प्रतिरोधों को श्रेणी में संयोजित कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं दो प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन पर हम चर्चा करते हैं। तो दो प्रतिरोध आपको जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है R1 और R2 है, ये श्रेणी में संयोजित है। तो जो आवेश हमारा R1 से प्रारंभ होगा वो R2 में भी प्रवेश करना चाहिए। R1 से प्रारंभ होने वाला आवेश R2 में भी प्रवेश करना चाहिए। श्रेणी में संयोजित हैं और चूंकि आवेश प्रवाह की दर का मान ही विद्युत धारा होता है तो निश्चित रूप से वही धारा R1 और R2 दोनों में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं चित्र में धारा कितनी बह रही है, I। तो यही धारा I R1 और R2 दोनों में होगी। अब ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के मध्य विभवांतर V1 कितना होगा? बिल्कुल ठीक, आप जान रहे हैं I R1 हो जाएगा। और प्रतिरोध R2 के मध्य विभवांतर V2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I R2। अब हमारे पास जो कुल विभवांतर है, संयोजन के मध्य कुल विभवांतर V क्या होगा? वो इन दोनों का योग होगा, यानी कि V1 प्लस V2 हो जाएगा, अर्थात V इक्वल टू होगा I R1 प्लस I R2, यानी कि V बराबर हो जाएगा I R1 प्लस R2। अब अगर इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, इस संयोजन का जो R1 और R2 प्रतिरोध है, इस संयोजन का श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध हमारे पास विद्यार्थियों Req हो, तो निश्चित रूप से ओम के नियम की परिभाषा से Req जो होगा हमारे पास वो क्या होगा? V अपॉन I के समतुल्य होगा, V अपॉन I के समतुल्य हो जाएगा। तो यहां से देखें Req हो जाएगा, अगर हम V अपॉन I निकालें तो निश्चित रूप से हमको प्राप्त हो गया R1 प्लस R2। ये हमारे पास Req अर्थात R1 और R2 अगर श्रेणी में संयोजित हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो गया। अब अगर हमारे पास तीन प्रतिरोध होते जैसा आप देख रहे हैं R1, R2 और R3, तो निश्चित रूप से जो उनका जो संयोजन का कुल विभवांतर V होता वो होता I R1 प्लस R2 प्लस R3 होता इस तरीके से, और तब हमको जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता वो होता R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम और बढ़ा सकते हैं, यदि हमारे पास n प्रतिरोध लिए जाएं जिनके मान क्रमशः R1, R2, R3 डैश 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 Rn हो, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध R होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस Rn। ये हमारे पास तुल्य प्रतिरोध n प्रतिरोधों का निकल आएगा। तो स्पष्ट रूप से हमने जान लिया कि श्रेणी में संयोजित प्रतिरोधकों का तुल्य प्रतिरोध किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। और इसमें खास बात जो आपको पता चली कि इसमें जो आवेश होगा वो समान रूप से प्रवाहित होगा। तो अब हम ये जब जान चुके हैं कि श्रेणी में किस प्रकार से हम प्रतिरोधकों को संयोजित करते हैं, उनका तुल्य प्रतिरोधक का मान कैसे प्राप्त होता है, तो एक आंकिक प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और आइए चलते हैं एक आंकिक प्रश्न की ओर। आंकिक प्रश्न जो आपके समक्ष है उसमें आप विद्यार्थियों देख सकते हैं कि 3 ओम, 2 ओम और 1 ओम, ये 3 प्रतिरोधक हैं जो श्रेणी में संयोजित हैं। हमको सबसे पहली चीज जो पूछी गई है वो संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है, और दूसरी चीज पूछी गई है कि अगर प्रतिरोधकों का संयोजन 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबद्ध हो तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टापात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास R1 है हमने मान लिया 3 ओम है, R2 हमारे पास 2 ओम है मान लिया, और R3 हमने मान लिया 1 ओम है। ये हमने मान लिया, ये 3 प्रतिरोधक हैं। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा अभी हमने जाना है क्या निकलेगा। तुल्य प्रतिरोध Req हमको पता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा, अर्थात Req हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 ओम, यानी कि Req हमको प्राप्त होगा 6 ओम। अब हमारे पास ये संयोजन के साथ जो बैटरी लगी हुई है उसकी वोल्टा है 12 वोल्ट, उसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसलिए जो प्रवाहित धारा होगी ओम के नियम का हम उपयोग करें, प्रवाहित धारा I बराबर होगा V अपॉन Req, और ये हमारे पास V है 12 वोल्ट, तो ये हो जाएगी 12/6, यानी कि I बराबर 2 एम्पियर की धारा होगी।
इस संयोजन में। और आपको पता है, मैंने जब संयोजन के बारे में शुरुआत में बताया तो आपको बताया कि यही धारा तीनों प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 से क्रमशः प्रवाहित होगी। तो R1 बराबर जो हमने लिया है कितना है, R1 बराबर 3 ओम। इसके सिरों का वोल्टापात कितना होगा, कि सिरों का वोल्टता पात V1 बराबर IR1। I मैंने आपको बताया 2 एम्पियर है, 3 है तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। इसी प्रकार से R2 बराबर 2 ओम के सिरों का वोल्टता पात V2 IR2 के बराबर होगा। I पुनः 2 एम्पियर है, इसका मान 2 है यानी कि 4 वोल्ट हो जाएगा। और R3 बराबर 1 ओम है, जो इसके सिरों पर वोल्टता पात जो होगा वो V3 होगा। ये हो जाएगा IR3 और ये V3 का मान हो जाएगा 2 × 1 = 2 वोल्ट। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल कर दिया कि हमारे पास जो संयोजन की हमारे पास तुल्य जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा और प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों का वोल्टापात कितना होगा। अब आइए चलते हैं आपके लिए जो अभ्यास का प्रश्न है विद्यार्थियों, उसको देखते हैं। तो आपके लिए अभ्यास का प्रश्न हमारे समक्ष है कि 600 वाट का तापक 120 वोल्ट की लाइन से कार्य करने के लिए बनाया गया है। तापक में बहने वाली धारा तथा तापक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का आप लोग अभ्यास करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस प्रश्न को कर पाएंगे। आपने जो कुछ भी आज सीखा है इसको आप दीक्षा ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से या iOS स्टोर से वहां से भी जाकर के आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। हम माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो YouTube चैनल है उस पर भी इन सभी व्याख्यानों को दोबारा से देख सकते हैं, तो उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो अगला हम व्याख्यान लेंगे उसमें प्रतिरोधकों का पार्श्व संयोजन बहुत महत्वपूर्ण है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उनको हम देखेंगे और उसके लिए जुड़ते हैं अगले व्याख्यान तक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।